नमस्कार मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं द फिजियोलॉजी ऑफ मनी बुक की हिंदी समरी। मॉर्गन हाउसल की द फिजियोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है कि पैसे के साथ कैसे काम किया जाए ताकि इसे आकर्षित करना आसान हो जाए। यदि कोई इस वस्तु के पीछे के मनोविज्ञान को समझ ले तो बहुत सारा धन आकर्षित करता है। पैसा दुर्लभ नहीं है, बल्कि केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो पैसे के खेल के नियमों को जानते हैं। इस पुस्तक को अभी पढ़ें और पैसे के मनोविज्ञान को सीखें। अबंडेंस को आकर्षित कैसे करना वो भी सीखें। कई बार हम सोचते हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसे होने पर भी हमेशा एक मेडिक्योर जीवन जीते ही रहते हैं और कुछ लोग कम इनकम होते हुए भी लॉन्ग टर्म में करोड़पति बन जाते हैं। आप चाहे माने या ना माने, इस समय पैसे को लेकर आप फैसला ले रहे होंगे। वो आपके आने वाले कुछ सालों के लिए फाइनेंशियल स्टेटस पर असर डालेगा। तो क्यों ना अभी से पैसों के मनोविज्ञान को समझा जाए और जल्दी से जल्दी फ़ायदा लिया जाए। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसका नाम है द फिजियोलॉजी ऑफ मनी, जिसे मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। ये किताब पर्सनल फाइनेंस के ह्यूमन बिहेवियर के लेंस से परखती है। ये कई विषय पर एक ताज़ा नज़रिया देती हैं, जैसे कि बहुत सारे पर्सनल लोन की किताब फोकस करती हैं ऐसी चीज़ पर जैसे स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कैसे स्टॉक सेलेक्ट करें जाएँ और एक पोर्टफोलियो बनाया जाए। हाउसल लोगों और पैसे के बीच में रिलेशनशिप पर फोकस करते हैं, इस पर पकड़ बनाने के लिए कि क्यों लोग खुद को कर्ज के बोझ तले दबाते हैं। आपको ब्याज दर जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको लालच को, सुरक्षा को और सकारात्मकता को पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ इस समरी में आपको बहुत कुछ हम बताने वाले हैं। परिचय। अच्छा पैसा होने का आपके स्मार्ट होने से बहुत कम लेना देना होता है, लेकिन ज़्यादा इस बात से लेना देना है कि किस तरह आप व्यवहार करते हैं। सभी चीज़ों में एंगेज करें और चांस है कि आप सफल हो जाएंगे। इसी तरह से आप में कितनी भी बुद्धिमत्ता, समझ या अंदर की खबर हो, आप कोई गलत व्यवहार से उपजे परिणाम से नहीं कोई बचा सकता है। किताब का हर अध्याय एक इंसान को पैसे के प्रति व्यवहार और रवैया को दर्शाता है। कुछ व्यवहार अच्छे नतीजे की गारंटी देते हैं, जबकि दूसरे व्यवहार विफलता के। तो आइए हम इन महत्वपूर्ण 12 पाठों को समझेंगे, जिसमें से पहला पाठ है कोई पागल नहीं है। हर एक की एक अलग सोच होती है कि किस तरह यह दुनिया काम करती है। आपका दुनिया को देखने का नज़रिया कई हालात, वैल्यूज और बाहरी प्रभावों से प्रभावित होना तो तय है। आपके पैसे के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस का दुनिया में होने वाली घटनाओं से लेना 0.01% है, लेकिन 80% इस बात से है कि आप किस तरह सोचते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। कोई भी चीज़ आपके डर और अनिश्चितता की ताकत को नहीं रोक सकती। चाहे आप कितनी भी बुक पढ़ लें या खुले विचारों वाले हो जाएं, हम सब ये सोचते हैं कि हमें पता है कि दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन हम इस एक पतले से रेशम के बराबर भी अनुभव नहीं कर पाए कि अमेरिका में लॉटरी टिकट खरीदने वालों पर गौर करें। कम आय वाले लोग सालाना $400 तक खर्च कर देते हैं, तो यही कम हायर नंबर इनकम वाले लोगों को भी चौंका सकता है। इसे पैसे की एक उम्मीद या ख्वाहिश का नाम देकर कुछ लोग इसको सही ठहरा सकते हैं, तो कुछ बिना खुद को ही उनकी जगह पर रख के ये जान पाना बहुत ही मुश्किल है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। अध्याय 2, भाग्य और जोखिम। कोशिशों से आपके नतीजे तय होते हैं, लेकिन किस्मत और जोखिम भी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल गेट्स उन चुनिंदा हाई स्कूल्स में पढ़े जहां 1968 में कंप्यूटर हुआ करते थे। अगर शिक्षक बिल टॉगल की कोशिश नहीं होती, जिन्होंने उस समय एक $3000 का कंप्यूटर खरीदा, तो इसकी संभावना कम है कि बिल गेट्स को वही करियर में सक्सेस मिलती। बिल गेट्स खुद ये चीज़ मानते हैं कि अगर लेक्साइड स्कूल नहीं होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। लेक्साइड में 3 बहुत बेहतरीन कंप्यूटर स्टूडेंट्स जो आपस में दोस्त भी थे, बिल गेट्स, पॉल एलन और केंट इवेंस। केंट इवेंस को भी सक्सेस मिलना तय था, लेकिन उनकी ग्रेजुएशन से पहले ही एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसे एक दुर्भाग्य के उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। किस्मत और जोखिम लेना, ये दोनों वो वास्तविकता हैं जो हर एक की ज़िंदगी में उसके खुद के प्रयास के अलावा भी उसके नतीजे पर असर डालती हैं। ये दोनों चीज़ें होती
हैं, क्योंकि सिर्फ आपके प्रयासों के दम पर ही आपको 100% नतीजे मिलने के लिए दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है। किसी ऐसी घटना का जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसका भी आपके पास ऊपर और अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। अध्याय 3, कभी पर्याप्त नहीं। ये एक कहानी लेखक कुर्ट वॉन्गेट और जोसेफ हेलर की है, जो एक अरबपति के पार्टी में शामिल होते हैं। कुर्ट ने कहा कि ये अरबपति एक दिन में उतने पैसे कमा लेता है जितना हेलर अपने एक लोकप्रिय उपन्यास से आज तक नहीं कमा पाया है। हेलर ने कहा, हाँ, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास नहीं होगा, वो है काफ़ी। जो आपके पास है उसे खतरों में डालने की वजह नहीं बनती। सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल ये है कि आप अपने गोल पॉट को मूव ना करने दें। खुद को दूसरे से तुलना करना एक गलती है। वेल्थ और जलन पैदा करने के लिए कैपिटलाइजेशन अच्छा है, लेकिन सामाजिक तुलना एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी ख़त्म नहीं होती है। आपको इसे सीढ़ी पर हमेशा आपसे ऊपर कोई मिल ही जाएगा। काफ़ी होने का मतलब ये है, आपको ये पता हो कि किस चीज़ को अवॉइड किया जाए, जिससे के लिए आपको बाद में पछताना ना पड़े। कई चीज़ें जोखिम लेने के लायक नहीं होती हैं, चाहे उनसे कितना भी फ़ायदा क्यों ना हो। एक छोटी सी लिस्ट जैसे प्रतिष्ठा, आज़ादी, दोस्त, परिवार, प्यार और खुशी। जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप उस खेल का हिस्सा ही ना बने। पार्ट 4 क्या कहता है? उलझा। उलझा मीन्स कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट के पैसों के पीछे एक साधारण सा तथ्य है। वो एक सिर्फ अच्छे निवेशक ही नहीं, वो लगातार 75 साल तक एक अच्छे निवेशक रहे हैं। इनकी फाइनेंशियल सक्सेस को एक फाइनेंशियल बेस में बांधा जा सकता है, जो उन्होंने अपने शुरू के सालों में बनाया था और बाद में उसे लंबा समय तक बनाए रखा। इन्वेस्टिंग उनकी स्किल है, लेकिन उनका सीक्रेट है समय। अच्छी इन्वेस्टमेंट हमेशा सबसे ज़्यादा रिटर्न्स के बारे में नहीं होती। ये उन अच्छे रिटर्न्स के बारे में है जिनके साथ आप चिपक कर रहे हैं और लंबे समय तक दोहरा सकें। और यहाँ पर कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाती है। पैसा प्राप्त करना और पैसा रखना पूरी तरह से अलग चीज़ें हैं, और पूरी तरह से अलग मानसिकता और रणनीतियों की आवश्यकता होती है। धन प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाने, आशावादी होने और अपने आप को वहाँ रखने की आवश्यकता होती है। पैसा रखने के लिए इसके विपरीत की आवश्यकता होती है। इसके लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है, और यह भय होता है कि आपने जो बनाया है वह आपसे उतनी ही तेज़ी से छीना ना जा सके। पार्ट 5 कहता है अमीर बनना और अमीर बने रहना। पैसा बनाना, पैसा पाना और पैसा बनाए रखना बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। इनके लिए बिल्कुल अलग मानसिकता और रणनीतियाँ चाहिए। पैसा पाने के लिए जोखिम लेने की ज़रूरत होती है, पॉजिटिव बने रहने और खुद को इसमें झोंक देने की। पैसा बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है ठीक इसके उल्टे की। इसलिए चाहिए विनम्रता और ये डर कि जो आपने कमाया है वो जल्दी आपके हाथ से निकल भी सकता है। मिचेल मॉर्टिज, जो एक वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, कहते हैं कि हम ये समझते हैं कि आने वाला कल बीते हुए कल के जैसा नहीं होगा। हम अभी तक के मिले इनाम पर आराम नहीं कर सकते, हम आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकते, हम ये मान कर नहीं बैठ सकते कि बीते हुए कल की सफलता आने वाले कल की सफलता में तब्दील हो जाएगी। एक सर्वाइवल माइंड होने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। फाइनेंशियल अनब्रेकेबल होने का लक्ष्य बनाएं, इतना सक्षम बने कि मार्केट के उतार चढ़ाव सहन कर सके, और गेम में लंबे समय तक बने रहें ताकि कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा सके। दूसरा, प्लान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कोई भी प्लान आपके प्लान के अनुसार नहीं जाएगा। हर योजना में गलती के लिए जगह रहती है। जितना आपको अपने प्लान को सफल बनाने के लिए एक खास चीज़ की ज़रूरत होगी, उतना कमज़ोर आपका प्लान होगा। तीसरा, आने वाले कल को लेकर आशावादी रहें, पर सफलता के रास्ते में आने वाली बाधाओं को लेकर भी सचेत रहें। लेसन 6, टेल्स आप जीत गए हैं। ये एक आर्ट कलेक्टर हेंज बर्गन की कहानी है। उन्होंने पिकासो, ब्रैकेस, क्लीस और मैटिस की एक अद्भुत संग्रह इकट्ठा की। लोग उसके कला में निवेश करने की कला से भौचक्के रह जाते थे।
सच्चाई ये थी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा संख्या में कला खरीद लिए थे। उनके संग्रह का कुछ हिस्सा ही मूल्यवान था। बर्गन कई बार गलत भी हो सकता था, फिर भी आखिरी में वो सही निकलता था। कोई भी चीज़ जो विशाल हो, लाभदायक हो, प्रसिद्ध हो या प्रभावशाली हो, वो एक टेल इवेंट का नतीजा होती है। हज़ारों या लाखों में एक इवेंट की तरह। अब हम एक वेंचर कैपिटल मॉडल के बारे में बात करेंगे। अगर एक फंड 100 इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो 80% फेलियर का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं। कुछ परसेंट अच्छा परफॉर्म करने का और 1 से 2% अच्छा रिटर्न्स का। अगर स्टॉक मार्केट में विनर्स और लूजर्स की डिस्ट्रीब्यूशन पर विचार करें तो ज़्यादातर पब्लिक कंपनीज फेल हो जाती हैं। वहीं कुछ ही ठीक ठाक कर पाती हैं और कुछ होती हैं जो बहुत अच्छे रिटर्न दे देती हैं। जब आप स्वीकार करते हैं कि टेल से ही बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस में हर चीज़ को चलाती है, तो आप ये समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी, टूटेंगी, फेल भी होंगी, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है, एब्सोल्युटली नॉर्मल है। लेसन 7, वेल्थ वह है जो आप नहीं देखते। वेल्थ वो फाइनेंशियल एसेट है जो अभी तक किसी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं की गई है। हौसल बताते हैं कि जब लोग कहते हैं कि करोड़पति बनना चाहते हैं, इसका असल में मतलब ये है कि वो $1 मिलियन खर्च करना चाहते हैं। $1 मिलियन खर्च करना करोड़पति बनने से बिल्कुल उल्टा है। वेल्थ और रिच के बीच में अंतर ये है कि लोग जो बड़े घर में रहते हैं और फैंसी कार चलाते हैं वो रिच हैं। बड़ी इनकम वाले लोग रिच हैं। वो इस चीज़ को दिखाते हैं कि वो रिच हैं। वेल्थ छुपी हुई होती है। वेल्थ वो इनकम है जिसे सेव किया जाता है, ना कि खर्च। वेल्थ का होना है ऑप्शन का होना, फ्लेक्सिबिलिटी का होना और ग्रोथ का होना। वेल्थ का मतलब है कि वो खरीदने में सक्षम होना जिसकी आपको ज़रूरत है। पार्ट 8 सिखाता है आपको पैसे कैसे बचाएं। एक निश्चित इनकम लेवल के बाद 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो बचाते हैं यानी कि सेव करते हैं। दूसरा जो सोचते ही नहीं कि पैसा बचाया कैसे जाए। तीसरे वो जिनको नहीं लगता कि उनके पास पैसा बचाने की ज़रूरत है। आपकी सेविंग रेट आपकी आय या इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोग क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं, इसके बारे में चिंता ना करें। अपने समय के ऊपर नियंत्रण होना और ऑप्शन होना दुनिया की सबसे मूल्यवान मुद्रा होती है। अध्याय 9, उचित तर्क संगत और त्रुटि की गुंजाइश करना। फाइनेंशियल डिसीजंस लेते समय बिल्कुल ठंडा होकर ना रहें। उचित रहने का लक्ष्य रखें। वाजिब होना ज़्यादा रियलिस्टिक और इसके साथ लंबे समय तक बने रहने की है, जो कि सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि पैसा बनाने के चांसेस समय के साथ बढ़ते जाते हैं। स्कॉट सैगन जो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, कहते हैं कि चीज़ें जो पहले कभी नहीं हुई वो पूरे समय होती रहती हैं। याद रखें कि बीते कल की परफॉर्मेंस आने वाले कल की परफॉर्मेंस का संकेत नहीं होती। ब्लैक जैक और पोकर के प्लेयर्स को पता होता है कि संभावनाओं के साथ खेल रहें, निश्चितों के साथ नहीं। सबसे बेहतर प्लान ये है कि उन चीज़ों के लिए प्लान किया जाए जो आपके प्लान के हिसाब से नहीं हो जाती। आप इसको गलती के लिए जगह होना भी कह सकते हैं। ये इकलौता तरीका है सुरक्षित रूप से ऐसी दुनिया को दिशा देने का जो कि अनिश्चितताओं से चलती है, ना कि निश्चितताओं से। ऐसी चीज़ के लिए तैयार होना या उम्मीद करना बहुत मुश्किल है जिसे आप देख नहीं सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में क्वेश्चन आता है। आप ये कर सकते हैं कि आप फेलियर के सिग्नल पॉइंट को अवॉइड कर लें। फेलियर के इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। असफलता का सबसे बड़ा सिंगल पॉइंट ये होता है कि आप अपने खर्च और ज़रूरतों के लिए सिर्फ एक इनकम के सोर्स पर निर्भर रहते हैं, वो भी बिना किसी सेविंग्स के। बुरे दिनों का फंड एक अच्छा आइडिया है। उन दिनों उन चीज़ों के लिए पैसा बचाएं जिन्हें आप अनुमान या भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ऐसे कोई बीमारी आपको बता करके नहीं आती, उनके लिए सेव करें। पाठ 10, आप बदल जाएंगे। हम खुद के फ्यूचर सेल्फ के एक बहुत बुरे प्रेडिक्टर होते हैं। हमारी अभी की ज़रूरतें चाहते हैं वो नहीं होती जो हमारे फ्यूचर सेल्फ की ज़रूरतें और चाहते होंगे। लॉन्ग टर्म के लिए सोच पाना और इफेक्टिवली डिसीजन ले पाना बहुत मुश्किल होता है। क्या सच्चाई को स्वीकार करें कि इंसान
बदलाव होने के लिए ही बना है। आज जो आपके लिए मायने रखता है या हो सकता है आने वाले 10 साल में उसका कोई मतलब ही ना रहे। डूबा हुआ लागत बीते हुए कल के बुरे फैसले को आगे बढ़ाते जाना चाहिए। इसकी भरपाई होना अब संभव नहीं है। ऐसी दुनिया में जो लगातार बदल रही हैं, ये एक शैतान का काम करता है। ये हमारे भविष्य को हमारे अतीत का गुलाम बना देता है। ये उस अजनबी की तरह है जो आपकी ज़िंदगी के बड़े फैसले लेता है। जैसे कि आपने एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया और वह बुरी तरह फेल हो गया। अब आप इसे जारी रखने का सोचते हैं क्योंकि आप बहुत पैसा लगा चुके होते हैं। बिना ये सोचे कि आगे भी चलकर ये ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा बना लें। जो चला गया वो डूबा हुआ लागत है। ज़रूरी है कि हम होने वाले नुकसान से खुद को बचाएं। पैसों के साथ जुड़ी कई चीज़ों के लिए जानना है कि उसकी कीमत क्या है और उसे चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। सफल इन्वेस्टमेंटिंग एक कीमत मांगती है, लेकिन इसकी करेंसी डॉलर या सेंट नहीं होती है। ये होती है अस्थिरता, डर, शंका, अनिश्चितता और पछतावा। ये सारी चीज़ों को अनदेखा करना आसान है जब तक कि हम असली में इन्हें फेस नहीं कर लेते। बहुत कम लोग में ये कहने का स्वभाव होता है कि ठीक है, अगर मैं अपना 20% पैसा गँवा देता हूँ तब भी मैं ठीक हूँ। लेकिन अगर आप अस्थिरता को एक फ़ीस की तरह देखने लगते हैं तो चीज़ें अलग दिखती हैं। जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म में मार्केट के चढ़ाव उतार को स्वीकार करने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। पार्ट 11 है निराशावाद का प्रलोभन। निगेटिव सोच सिर्फ सकारात्मक सोच से ज़्यादा आम नहीं है, ये उससे ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं लगती। ये आपको बुद्धिमत्ता के तौर पर बंदी बना लेती है और हम इसे सकारात्मकता से ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप किसी को वो ये बताएंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो या तो आपसे वो दूर निकल लेंगे या आपको उलझन भरी निगाहों से देखेंगे। किसी को ये बताएं कि उन पर खतरा है और उनको पूरी तरह अटेंशन मिलेगी। डेनियल कैमन कहते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव एक्सपेक्टेशन और एक्सपीरियंस के पावर के बीच की असमानता का एक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। ऑर्गेनिज्म खतरों को अवसरों से ज़्यादा ज़रूरी मानकर काम करते हैं। उनके जीवित रहने और रिप्रोड्यूस करने के मौके ज़्यादा बने रहते हैं। 2000 में जब तेल के मूल्य बढ़े, कुछ खास तरह से तेल निकालना इकोनॉमिकली संभव हो सका। आवश्यकता आविष्कार की जननी है और मानवता अनंत रूप से इनोवेटिव है। लोग बाधाओं और समस्याओं को नए समाधान के साथ जवाब देते हैं। खतरों के साथ समान परिणाम के समाधान भी आ जाते हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री का ये एक कॉमन प्लॉट है जिसे अक्सर नकारात्मक विचारक द्वारा भुला दिया जाता है। प्रोग्रेस धीमी होती है लेकिन झटके और आपदा जल्दी और ज़्यादा प्रभावशाली होती है। रातों रात बहुत सारी संधियाँ होती हैं लेकिन शायद ही कभी रातों रात चमत्कार होता है। ग्रोथ बनती है कंपाउंडिंग से, जो कि हमेशा समय लेती है। डिस्ट्रक्शन होते हैं, फेलियर के सिंगल पॉइंट जो कि कुछ सेकंड्स में हो जाते हैं। और कॉन्फिडेंस लूज होना वो भी एक झटके में हो जाता है। हमारा आखिरी पार्ट कहता है कबूलनामा, कॉन्फेसेशन। इस लेसन में लेखक कुछ अपने फाइनेंशियल बिहेवियर और विश्वास को हाईलाइट करते हैं। हौसल की फाइनेंशियल डिसीजन की एक ही ड्राइव है स्वतंत्रता। वो कम खर्च वाली एक्टिविटीज़ में खुशी खोजते हैं, जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, पॉडकास्ट और लर्निंग। उनके पास कर्ज के पैसे से लिया हुआ घर नहीं है। वो ये मानते हैं कि हो सकता है कि ये एक बुरा फाइनेंशियल डिसीजन हो पर एक अच्छा मनी डिसीजन है, क्योंकि इसमें कम से कम मन की शांति तो है। वो अपने 20% एसेट्स कैश में रखते हैं। वो एक सेफ्टी नेट बनाने के लिए इमरजेंसी में अपने स्टॉक्स बेचने से बचने के लिए ऐसा करते हैं। चार्ली मंगर कहते हैं कंपाउंडिंग का पहला नियम ये कहता है कि इसमें बिना वजह से रोक टोक ना किया जाए। हौसल अब किसी इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हौसल ने सभी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में कर रखे हैं। कुछ लोग एवरेज मार्केट को आउट परफॉर्म करते हैं
यह बहुत मुश्किल है और जो ज़्यादातर लोग सोचते हैं उससे कई ज़्यादा मुश्किल भी। हर इन्वेस्टमेंटर को वो रणनीति चुननी चाहिए जिसके लक्ष्य पाने के सबसे ज़्यादा चांसेस हों। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म में लो कॉस्ट इंडेक्स फंड सबसे ज़्यादा रिटर्न देकर जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस किताब के सभी पाठों को अपनी ज़िंदगी में अपना कर अपनी लाइफ को और भी आगे बेहतर बना पाएंगे। तो मैं आपसे विनती यही करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपको यह वीडियो 1% या समरी 1% आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, समरी को शेयर कीजिए ताकि आगे आपके फ्रेंड्स, रिश्तेदार, रिलेशनशिप जो हैं वो इस समरी का फ़ायदा उठा सकें और पैसे सेविंग्स कैसे करना उसको सबको समझ सकें। धन्यवाद दोस्तों।